आसिया अंद्राबी को आखिर उसके जुर्मों की सजा दे ही दी। दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीर की मशहूर अलगाववादी सेपरेटिस्ट लीडर आसिया अंद्राबी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यहां अदालत में जब यह सजा सुनाई जा रही थी तो उस वक्त आसिया अंद्राबी सोच रही होगी कि यह कौन सा वक्त आ गया कि उसको अदालतें हिंदुस्तान की सजा देने लगी। दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कश्मीरी अलगाववादी और दुख्तराने मिल्लत की प्रमुख आसिया अंद्राबी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने गैर कानूनी गतिविधियां यूएपीए के तहत उसको एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आसिया अंद्राबी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सिर्फ आजीवन कारावास की सजा आसिया अंद्राबी को नहीं मिल रही है, उसके गिरोह में यानी जो आतंकी संगठन उसने तैयार किया था उसके साथ की सहयोगी सोफी फहमिदा और नाहिदा नसरीन को भी इसी मामले में दोषी ठहराते हुए अदालत ने 30 साल की सजा दी है। अगर हम देखें अतिरिक्त सेशन जज चंद्रजीत सिंह जी ने यह फैसला सुनाया है और कश्मीर के बारे में जो भी ध्यान रखता है उसको याद आ रहा होगा कि जब भी किसी आतंकवादी के साथ वहां मुठभेड़ चल रही होती थी, अचानक वहां बहुत सारी औरतों का सामना आ जाती थी, सड़कों पर आ जाती थी। उसके बाद वो पुलिस की गाड़ियों पर या तो पथराव करती थी, पुलिस की गाड़ियां रोकी जाती थी और उस समय जब जहां आतंकवादी से जीत और जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे होते थे हिंदुस्तान के सुरक्षा बल, उन पर पथराव करती हुई ये औरतें। शुरू में लगा था लोगों को समझ में नहीं आया 1980 के दशक में कि आखिर ये महिलाएं कौन हैं जो सड़क पर आकर आतंकवादियों के साथ खड़ी होती हैं। आतंकवादियों को पुलिस के घेरे से छुड़वाया जाता था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपके जहन में होंगी, उनके वीडियो पड़े हैं कि कश्मीर में किस तरह से आतंक का एक राज स्थापित करने के लिए महिलाओं का एक आतंकी संगठन खड़ा हो गया था। क्योंकि पूरे दुनिया में जमात की जहां भी आप देखेंगे इस्लामिक विचारधारा को फहराने के लिए, खासतौर से जितना काफिरों को कत्ल करने के लिए या काफिरों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने के लिए जितनी ताकत के साथ ये संगठन खड़ा हुआ, दुनिया में इसकी मिसाल आपको सिर्फ आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन के महिला विंग दे सकते हैं। लेकिन इस देश में आसिया अंद्राबी को कुछ लोगों ने घाटी में महिलाओं की आवाज यानी उन तमाम अखबारों, उन तमाम मैगजीन्स और उन तमाम रिपोर्टर्स की पहचान होना जरूरी है। इसको जरूर सजा मिल गई है, लेकिन उनका क्या होगा जिन्होंने इसको आतंकवादी महिला को इस देश की आवाज बताने की कोशिश की थी, किस तरह से इस देश में निजाम चल रहा था वो बताने की कोशिश की। आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जाए, आतंकी महिलाएं जो उस घाटी की उन बच्चियों के ऊपर जो अपनी मर्जी से स्कूल में बिना नकाब या बिना बुर्के के जा रही थी उनके ऊपर एसिड फेंके गए। अगर कोई अदालत वो जाकर उसमें पिक्चर हॉल में पिक्चर देखते थे तो उन पर बम फेंके जाते थे वहां निकले जाने वाले। ये तमाम महिलाएं, ये तमाम एक आवाज जो कहा जाता था इसको घाटी की आवाज, ये इस देश के पत्रकारों ने लिखा है। लेकिन आज अदालत ने यह बता दिया कि हिंदुस्तान के संविधान में वो ताकत है कि वो अपनी जमीन को बचाने के लिए सजा सुना सकता है। क्योंकि कश्मीर में ये जो संगठन था, इस पर अगर हम लोग बात करें कि आखिर इसमें सजा क्या हुई है, क्यों हुई है, इस पर पहले बात करेंगे। दरअसल 14 जनवरी को ही अंद्राबी, फहमिदा और नसरीन को यूएपीए की धारा 20 जिसमें आतंकी गिरोह का संगठन होने पर सजा दी जाए, 38 यानी आतंकी संगठन की सदस्यता से और 39 यानी आतंकवादी संगठन का समर्थन करने के तहत दोषी ठहराया जाता था। अदालत ने इन तीनों को आईपीसी की धाराओं 153 चुकी है, जब केस दर्ज हुए थे तब आईपीसी थी, अब तो बीएनएस है, तो उनको आईपीसी की धाराओं के साथ 153 जो विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 153 भी राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप या दावे, 120 भी जो आपराधिक साजिश है जिसमें उन दोनों को 30 साल की सजा हुई है, 505 यानी सार्वजनिक उपद्रव फैलाने वाले बयान और 121 ए यानी राज्य के खिलाफ अपराध की साजिश के तहत भी दोषी ठहराया गया है। दोषी ठहराया जब गया था 14 जनवरी को, तो मैंने एक आपको पूरा विशाल इसके साथ एक वीडियो किया हुआ है, आप लोग सब जाकर उस पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से इसके पूरे गुनाहों का चिट्ठा कितना लंबा था। जांच एजेंसी ने जब इसको गुनाह को ठहराया गया तो सजा की जब मांग की थी कोर्ट ने, हालांकि उस वक्त सजा को सुरक्षित रखा था सजा पर फैसला, तो अंद्राबी के खिलाफ उन्होंने आजीवन कारावास की मांग की थी। क्योंकि एनआईए का यह कहना था आसिया अंद्राबी ने भारत के खिलाफ
युद्ध छेड़ा हुआ है और एक कड़ा संदेश इसलिए देना जरूरी है कि अगर देश के खिलाफ आप साजिश करोगे तो आपको सबसे कठोर सजा मिलेगी। आसिया अंद्राबी, जिसकी उम्र अब लगभग 64 साल है, वो दुख्तराने मिल्लत नाम की एक संस्था की संस्थापक थी, प्रमुख थी। और ये जो है महिलाओं पर केंद्रित घाटी का एक इतना बड़ा आतंकी संगठन था जो दुनिया के सबसे खतरनाक और नरभक्षी आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद या लश्कर-ए-तैयबा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको कुशन देता था, उनके लिए ये तमाम स्थितियां देता था ताकि वो आतंकी अपने वारदात को करने के बाद इस देश के सुरक्षा बलों को धता बता सके या सुरक्षा बलों पर फायरिंग करके उनको बलिदान कर सके। ये देखिएगा आप किस तरह से हमारे कई सारे जवान इन महिलाओं को बचाने में, चूंकि इसी तरह से इनको प्लेस किया जाता था ताकि ये सुरक्षा बलों को फायरिंग ना करने दे और सुरक्षा बलों को सीधे निशाने पर लेकर उनके इशारे बताना, उनको ये बताना कि यहां ये इधर से आ रहे हैं। ये पूरा का पूरा एक बड़ा काम था इसका। अगर आप इस संगठन पर बात करेंगे, दरअसल ये शुरुआत इसकी उसी तरह हुई थी जैसे कि इस्लामी जो कट्टरपंथी विचारधारा के जितने आतंकी संगठन है उनकी शुरुआत इसी तरह होती, यानी सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के तौर पर, जिसको आज भी इस देश की सरकारें पहचान नहीं पाती हैं क्योंकि वो ये समझ नहीं पाती कि ये सामाजिक सुधार का आंदोलन है और इसी की आड़ में ये आईएसआईएस के साथ मिलकर ट्रेनिंग करके इस देश के किसी भी हिस्से में जाके बम लगा के फट जाएगा। ये सब वही इसी तरह से था। लेकिन 2018 में भारत केंद्र सरकार ने जो है, भारत की केंद्र सरकार ने डीएम को एक आतंकी संगठन यानी दुख्तराने मिल्लत यानी कौम की बेटियां, उनको आतंकी संगठन करके पूरे देश में प्रतिबंध लगाया था। आसिया अंद्राबी चूंकि श्रीनगर से ही जन्मी बड़ी थी और वहां उसकी शुरुआत जो है जम्मू कश्मीर में उसने होम साइंस से डिग्री की थी और बाद में ये कहा जाता है उसको इस्लामी साहित्य की ओर झुकाव हो गया। लेकिन आप ये देखेंगे ये सब कहानियां बाद में पत्रकार बनाते हैं, जैसे कि जो बुरहान वानी जैसे आतंकी को उन्होंने एक मास्टर का बेचारा मासूम बेटा बताया और किस तरह से वो पत्रकार थी, मुझे आज भी उसका नाम, अभी चूंकि मैंने काम किया हुआ है, वो हिंदुस्तान टाइम्स की पत्रकार, उसके लिए क्या दर्द भरी कहानी लिखती है, जैसे वो स्क्रिप्ट लिख रही हो कि बुरहान वानी इस देश में आजादी की जंग लड़ने हिंदुस्तान की एक जो सरकार है, जो सरकार अपने नागरिकों पर जुल्म करती है। ये लेख इसी तरह लिखे जाते थे जैसे इसी आसिया अंद्राबी के लिए या उन कश्मीरी पंडितों के लिए जिनको उस घाटी से बाहर निकाला गया था। आपको याद होगा बरखा दत्त नाम की पत्रकार ने एक पीस 2 किया था, वो आज भी पड़ा है। वो पीस 2 अगर किसी और देश में होता तो उस महिला को कभी भी, पत्रकार तो और बात है, वो जेल के बाहर होना मुश्किल होता, क्योंकि उस औरत ने कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाले जाने का पूरा दोष कश्मीरी पंडितों पर रख दिया था कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये सरकारी नौकरियां हासिल कर लेते हैं और इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, इसीलिए इनको घाटी से निकाला जाना चाहिए। ये उसका अगर आप देखेंगे तो वो पीस 2 आज भी पड़ा है। दरअसल कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जिस तरह का एक पूरा मूवमेंट खड़ा किया, ये उसी दौरान खड़ी हुई थी। जिन लोगों को ये समझ में नहीं आता, इनके रिश्ते उसको समझ में आएंगे, क्योंकि कश्मीरी घाटी में कश्मीरी महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, उनको आरे से आधा आधा चीर दिया गया, लेकिन उस पर किसी भी महिला संगठन की कोई आवाज आपने नहीं सुनी होगी। आज जिन कश्मीरी महिलाओं को आप देख रहे होंगे कि वो निकाल के ला रही हैं, वो बर्तन दे रही हैं, वो गहने दे रही हैं, वो पैसे दे रही हैं, और इसको कहा जा रहा है, जिस पर आरफा खानम शेरवानी लिखती है कि मेरा भारत महान। ये आरफा खानम शेरवानी कभी ये तब नहीं लिखती जब कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, उनकी महिलाओं के साथ रेप किए गए, उन बच्चियों को अपना घर छोड़ना पड़ा, जो कैंपों में हजारों लोग गर्मी न सहने की वजह से मर गए। लेकिन कभी एक ट्वीट आपको दिखाई नहीं देगा। कल 23 मार्च में जब उसने ये लिखा मेरा भारत महान, उसी दिन 23 मार्च आज से 20 साल पहले, 24 साल पहले नादी मर्ग में 24 कश्मीरी पंडितों को गोलियों से भून दिया गया था। और जब आतंकी 22 को मार के निकल रहे थे, एक 2 साल के बच्चे की रोने की आवाज आई तो एक कश्मीरी आतंकी ने कहा दूसरे से कि इसको कहां छोड़ के जा रहा है ये दवा, और उसने उसको भी गोलियों से चुप करा दिया। 2 साल का बच्चा ये कभी नहीं जानता कि वो किस लिए मारा जा रहा है, क्योंकि उसको ये मालूम नहीं है कि उसके पिता ने कभी किसी दूसरे के खेत से फसल नहीं काटी है। उसने उन कश्मीरी मुस्लिमों को, जो इस देश में तेरा मेरा रिश्ता क्या
ला इलाहा इल्लल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो सब आतंकी जमातों के खिलाफ उसके पिता ने कभी कुछ नहीं किया, लेकिन चूंकि वो उसकी नजर में काफिर था। आप इस पूरे मूवमेंट को या कश्मीरी मूवमेंट को आपको ये दिखाई दे जाएगा कि ये कभी भी आजादी का मूवमेंट था ही नहीं। ये पूरी तरह से कश्मीर और खास तौर से इस देश के इस हिस्से को सिर्फ इसलिए कि साहब हमने इसमें, हम मुसलमान हैं और आजादी के समय हमको यहां रखा गया था, बस यही गलती है, इसीलिए ये हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाना है। सिर्फ इतनी सी कहानी है अगर आप उसको समझना चाहते हैं। बाकी उसके लिए हजारों किताबें उसके नैरेटिव को ढकने के लिए इस देश में, इस देश की वो जमात लिखती रही है जो कश्मीरी पंडितों के बाहर निकाले जाने पर, उनके साथ रेप होने पर, उनके कत्लों पर खामोश रही और उसको नेचुरल जस्टिस तक बताने की कोशिश करने वाली अरुंधति राय इस देश में मौजूद है। तो ये बहुत सारी कहानी है कश्मीर पर तो, लेकिन उसके बाद ये बेसिकली जमाते इस्लामी में शामिल हुई। आपको याद होगा जमाते इस्लामी क्या है। पूरे कश्मीर में जमाते इस्लामी वो है जिसने पूरे आतंकवाद के बीज को सींचा है। जो जिस तरह से सैयद अली शाह गिलानी जो जमात का था, जमात से विधायक भी रहा है, वो आदमी जब ये कहा जाता है, उसको कहा गया, हिंदुस्तान के अखबारों ने कहा उसको हाक, कश्मीर का बाज, हाक। और ये सब ये राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार, जिन लोगों के लिए मुझे नाम लेने में इसलिए नहीं आती क्योंकि मैं उनको कई बार ये देखता हूं। आज भी एक ट्वीट देखने के बाद मुझे लगा, मैंने उस पर लिखा भी है, माफी मांगते हुए लिखा है, लेकिन ये तमाम चीजें आपको बताती हैं कि कश्मीर के अंदर क्या हो रहा था। कश्मीर के अंदर यासीन मलिक को, जिसने सरेआम, जिसको अब उसकी सजा कर्मों की भुगतनी है, वो भी अभी जेल के अंदर पड़ा है, वरना कभी कहा जाता था आग लग जाएगी। वही यासीन मलिक जो सरेआम 1994 में इस देश के वायुसेना के 4 अफसरों की हत्या करता है और उस हत्या के बाद उसके खिलाफ केस दर्ज नहीं होते, वो सबके सामने, वो उसको जेल नहीं जाना पड़ता, वो कश्मीर का गांधी बना दिया जाता है राजदीप जैसे पत्रकारों के दम पर। वो इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से हाथ मिलाता है, वो इस देश के लिए पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए मीडिएटर बनता है। ये इस देश के नपुंसकपने की हद थी। इसके अलावा आप देखेंगे कि उसको कश्मीर का गांधी बताकर जब बाढ़ आई तो उसने किसी से छीन के सामान की हिंदू को एक दिया गया कि यहां हिंदू को दिया गया, उसको अखबारों में इतना पोर्ट्रे किए गए, जो खास तौर पे एक भाषाभाषी यानी इंग्लिश के अखबारों में अगर आप जाकर देखेंगे तो वो ये तमाम आतंकी ये मिलिटेंट कहलाने लगते हैं या फिर ये अलगाववादी कहलाने लगते हैं। तो ये जो इस्लामिक जो पूरी की पूरी आइडियोलॉजी की अगर महिलाओं के अंदर वो जहर भर के इस देश से काटने का, अगर किसी को सबसे बड़ी जो अगर वो सबसे बड़ी आतंकी के तौर पर अगर आप देखें तो उसमें आसिया अंद्राबी थी। दरअसल ये शुरुआत में जमात से जुड़ी, जमात के बाद इसने जमात की महिला शाखा में जुड़ी थी और जमात पर भी इस सरकार में जब ही प्रतिबंध लगा जब इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई 2019 में, जब धारा 370 खत्म की गई, तभी ये आतंकी संगठनों के इन लोगों को पकड़ने के बारे में सोचा भी गया। वरना इससे पहले इनको बिरयानी खिलाई जाती थी, इनको साहिब कह के बुलाया जाता था और उस दिन इस देश की संसद को क्या हुआ होगा, उसके मुंह पर क्या लगा होगा मुझे पता नहीं है, क्योंकि कुछ भी कहेंगे तो आप ये हो सकता है जब इस देश के विपक्ष की पार्टियां जाके उस सैयद अली शाह गिलानी के घर के दरवाजे पे खड़ी रही, उसने दरवाजा नहीं खोला। वो जाने किस तरह से दरअसल इस देश में कट्टरपंथी जिहादी वामपंथियों का जो एक नेक्सस है, उस नेक्सस ने इस देश को हर बार नीचा दिखाया। और ये जो इतने दिन तक आसिया अंद्राबी जैसी महिलाएं जो पूरी घाटी को बंद कराने में ताकत रखती थी, यानी कहीं भी इशारे से, और पूरे जो उन्होंने एक झूठ तैयार किया। दरअसल घाटी में जितने भी बाहर के संगठन विदेशी देशों से आते थे, और आप ये सोच के देखिए दुनिया में शायद ही किसी एक जगह पर इतनी ज्यादा किताबें लिखी गई हों, क्योंकि एक नेक्सस काम करता था, क्योंकि एनजीओ काम करता था, क्योंकि वहाबिज्म का पैसा वहां आता था और इस पैसे ने इस देश के खिलाफ काम करने को एक इनाम घोषित करा दिया था। तो सुरक्षा एजेंसियों में मानता हूं कि उसके बाद आसिया अंद्राबी 1985 में जमात से अलग होती है और दुख्तराने मिल्लत यानी कौम की
बेटियां बनाती है। इस संगठन की 1990 के दौरान शुरुआत हुई और खासकर 1991, याद कीजिए ये वही तारीखें हैं जब कश्मीरी पंडितों को इस घाटी से बाहर निकाला गया था, जब उनकी महिलाओं के साथ रेप हो रहे थे, जब गारी चाली और वो हो रहा था कि आप यहाँ से कश्मीर भट्टा वट्टा सब जाइए और अपनी औरतें यहीं छोड़ जाइए। ये मस्जिदों से हो रहे ऐलान थे जो आज ये सब कहानियां सुनाते हैं। जब आपको लगता है कि वो ये बताते हैं कि मैं कल भी ट्वीट देख रहा था, ऐसे सैकड़ों हजारों ट्वीट देखे जिसमें वो कह रहे हैं कि साहब देखिए ये साहब करोड़ों लोगों ने नमाज अदा की, इन्होंने कुछ नहीं किया, फला ने कुछ नहीं किया, ईला ने कुछ नहीं किया, लेकिन जो वहां हुआ उस सब के बारे में लिखते हुए जबान कांपती है। उस बच्चे की फोटो जो कल ये दिन ट्वीट भी हुई है, अगर आपने देखा हो, कश्मीरी बच्चा 2 साल का, वो सिर्फ हिंदू होने के लिए गोलियों का निशाना बना, उसको जहर या सपोला कहने वाले ये इसी तरह की महिलाएं थी, इसी तरह के आतंकी संगठन थे जिनको अब जाके कोर्ट ने सजा दी है। तो 1991 में उसने क्या किया, घाटी के कई हिस्सों में बुर्का पहनने को अनिवार्य करने, कट्टरपंथी धार्मिक नियमों को बढ़ावा देने के लिए जोरदार अभियान चलाए। महिलाओं बच्चियों के चेहरों पर एसिड फेंका गया। जो लोग लड़कियां सड़कों पर अगर बिना बुर्के के इनको मिलती थी, इनके संगठन को, उनको छड़ियों से मारा जाता था, उनके घर जाया जाता था, उन पर एसिड फेंक दिया जाता था। इस तरह के कई केस आपको मालूम होंगे, वो रिपोर्टेड केस हैं, कोई वैसी सुनाई हुई बातें नहीं है। सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय तक ये मानती रही कि जो दुख्तरान मिल्लत है उसने वैचारिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने में बड़ी भूमिका निभाई थी और उग्रवादी और अलगाववादी आंदोलनों के लिए उसने एक सहायक ढांचे का काम किया, बहुत इंपॉर्टेंट ढांचे का काम किया। हथियारों को इधर से उधर ले जाना, आतंकियों को बुर्के की उसमें घुसा देना, उससे वहां से निकाल देना, ये सब काम आसिया अंद्राबी के दुख्तरान मिल्लत ने किए। एक बार ये एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द हो गया था। विदेश से आने वाली, माफ कीजिए मैं आपको वही बता रहा था कि विदेश से आने वाली ज्यादातर जो ग्रुप्स आते थे, विदेशी राजनियों के ग्रुप आते थे और उनके लिए हिंदुस्तान की तत्कालीन सरकारें घुटनों के बल बैठकर उनका खैर मकदम किया करती थी। आज जो इस बात के लिए पवन खेड़ा टाइप जो 2 कौड़ी के जिनकी भाषा का स्तर है, माफ कीजिएगा मैं भी वही बोलने लगा हूं, क्योंकि वो जिस तरह से गुलाम और साहब बीबी इस तरह के शब्द बोलता है, उसको मालूम है कि उसकी सरकारों ने घुटनों के बल बैठकर उन विदेशी राजनियों के जूतों पर पॉलिश की है जो यहां से आकर इस संगठन की दी गई महिलाओं के बयान रिकॉर्ड करके बाहर जाकर हिंदुस्तान के सुरक्षा बलों को बदनाम किया जाता था। ये जितनी भी बदनामी की कहानियां थी, आप याद कीजिए, झूठी कहानियां, वो सब इस संगठन की महिलाओं के बतर्ज वहां से निकलती थी। जैसे वो क्या ये तमाम चीजें रिकॉर्ड कराया करती थी उनको कि साहब हमको हिंदुस्तानी सुरक्षा बल जो है ये कहने पर मजबूर करते हैं जय माता की, हमको वो कहते हैं कि दिल्ली ले जाएंगी। वहां की महिला वो आरोप लगाती थी सुरक्षा बलों की महिला सिपाहियों पर कि वो कहती हैं कि दिल्ली ले जाएंगी, वेश्या बना देंगी और नहीं तो तिलक लगाएंगी। आप ये सोच के देखिए, जो गंगा जमनी फला फला या कश्मीरियत इस तरह की गानियां जो सुनाते हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि तिलक लगाना भी, तिलक लगाएंगी, ये धार्मिक उत्पीड़न बना दिया गया था। यहां ये बैठ के यहां ये सुनाते हैं। आप ये सोच के देखिए कि जिस घर में पूजा हो रही है वहां नमाज पढ़ाने उस बात के गीत गाए जा रहे हैं, क्योंकि तुमको अपनी नमाज के या अपने घर में किसी दूसरे देवता की तस्वीर तक बर्दाश्त नहीं। तुम्हारे बदन पर एक बूंद अगर गिर जाता है तो जिहादी आइडिया वो औरत जाके अपने परिवार से लाके उसका कत्ल करा के मानती है तरुण का। उसको कत्ल से संतुष्टि मिलती है, उसको और किसी चीज से नहीं मिलती। मस्जिदों पर बाहर तिरपाल डाल के ही खड़ा होता है। तो ये गंगा जमनी जो तहजीब की कहानी सुनाई जाती है वो यहीं तक सुनाई जाती है। लेकिन आसिया अंद्राबी की कहानी इतनी नहीं। आसिया अंद्राबी के पति की कहानी उससे भी बड़ी। उसका पति पुलिस वालों की हत्या में शामिल है। वो एक दुर्दांत हत्यारा आतंकी है जो अब तक आजीवन कारावास की सजा काट रहा। 1990 में आसिया अंद्राबी ने ये आसिक हुसैन फख्तू से शादी की थी। फख्तू एक आतंकी कमांडर है जो इस वक्त भी जेल में है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के मतलब जो आजीवन कारावास की सजा है। चूंकि 2 बच्चों की मदर है आसिया अंद्राबी, वो पहली बार 1993 में गिरफ्तार हुई और चूंकि उस समय गिरफ्तारी एक फैशन के तौर पर थी, उनको वीआईपी के तौर पर रखा जाता था। इस देश की जेलों से जो जिस तरह के आतंकियों को जो उनको सुविधाएं दी जाती थी, शायद स्वतंत्रता सेनानियों को भी नहीं मिलती होंगी। इस तरह की सेनाएं कभी नहीं मिली होंगी। अगर नेहरू वेहरू को मिली होंगी तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन बाकी सबको शायद नहीं मिली होंगी। और ये जो है पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत इसको कई बार गिरफ्तार किया गया। लेकिन होता क्या है कि जब कानून की नजर में आप आते हैं तो फिर आपका एक एक
जो गुनाह है वो सामने आता है। जब ये केस की जांच हो रही थी, एजेंसियों ने इस बात को भी कोर्ट में रखा कि दशकों से उसकी बार बार होने वाली गिरफ्तारियां उसके राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को दिखाती है और लंबे समय से राष्ट्र के खिलाफ उसका जिस तरह का बिहेव था वो सब साबित करती है। ये सब था। अगर हम कुछ मैं एक उस समय क्या हाल था ये क्या बताई जा सकती है, लेकिन मैं आपको कश्मीर के हालत में अगर ये बता दें किस तरह की रिकॉर्डिंग की जाती है और किस तरह की उस समय रिपोर्टें तैयार हो रही थी, मनगढ़ंत रिपोर्टें बनाई जा रही थी। और अगर वो जो है कश्मीर पर पहल करने के लिए गठित समिति को दूसरी रिपोर्ट, बंदी कश्मीर, ये तमाम चीजें कश्मीरी पंडितों की निजी संपत्तियां, मकानों, दुकानों, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। ये मैं कब की बात कर रहा हूं? ये तब की बात कर रहा हूं जब 1986-87 में दंगे हुए थे। दरअसल 1986 फरवरी में दंगों के बाद अनंतनाग जिले के कई गांव, शहरों में दौरा किया गया। वो चेहरे याद थे। गृह मंत्री एसबी चौहान को एक पत्र उसने लिखा, उस समय जगमोहन ने। उन पत्र में क्या लिखा था? मैंने प्राय सभी चारों जिलों अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला, डोडा का दौरा किया। वहां वनपाहा, लुक भवन, फतेहपुर, गौतमनाग, सालायर, अकूरा, सोपोर, डोडा जैसे सभी गांवों में प्रत्येक धार्मिक निजी भवन को क्षतिग्रस्त जो थे उनका मुआयना किया, खुद देखा। कश्मीरी पंडितों की निजी संपत्तियां, मकानों, दुकानों और मंदिरों को काफी नुकसान पहुंचाया गया। उससे ज्यादा आघात कश्मीरी पंडितों के मनोस्थिति पर लगा। वे सहमे हुए कबूतरों की तरह दिख रहे हैं। ये नाजी गैस चैम्बर में गए हुए यहूदियों की तरह दिखते थे उस वक्त। और आप याद कीजिए, क्योंकि आपकी दृष्टि को धुंधला कर दिया इन पत्रकारों ने, जो दिल्ली में बैठ के, जो आज भी माफ कीजिए, वो आज भी वही है, उनका आइडिया आज भी यही है। आप याद कीजिए, सबसे पहले आपके कान में कौन सी कहानी ठोकी जाती है कि 1987 में जब से जो है वो जो चुनाव फज हुआ, तब से ये 1986 में फरवरी में हो चुका भाई। तमाम इन जिलों के उन किताबों में उनके तोड़े गए मंदिरों के मौजूद है। 1986 में बहुत बड़ा हिंदुओं के खिलाफ वहां दंगे हो चुके थे, लेकिन सरकारें चूंकि देख नहीं रही थी। उनको ये लग रहा था कि वो कश्मीर अकॉर्ड चला रहे हैं और इससे गंगा जमनी तहजीब आ जाएगी, क्योंकि जब मन करता है गांधी परिवार कश्मीरी हो जाता है, जब मन करता है वो हिंदुस्तानी हो जाता है, जब मन करता है उसका कुछ भी हो जाता है, वो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन इतिहास पे जो सफेद चादर पर लगे हुए धब्बे हैं वो आप उनको छिपा जरूर सकते हैं, मिटा नहीं सकते। तो ये जो मुझे लगता है कि एक पहली कड़ी जो है ये हुई है। अभी यासीन मलिक के भी उसका फैसला होना है। यासीन मलिक पर जो अभी तक जिस तरह के वो उनकी हत्या का केस है, उसमें भी फाइनली सुनवाई है, जिसमें उसने 4 वायुसेना के अधिकारियों की हत्या की थी। तो मुझे लगता है कि अभी एक एक करके इन सब का होगा, लेकिन ये पहला केस है जिसमें आसिया अंद्राबी को आजीवन कारावास की सजा मिली है और ये ताउम्र जेल में रहने की सजा है। तो अब देखते हैं इसका क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग कीजिए। नमस्कार।